नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बातें जीएसटी में। आज का विषय है राज्य आधारित जनसंख्या नीति क्या है और इसे किस तरह से लागू करना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के हर राज्य की जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अलग अलग है। जैसे कि हम केरल में बात करते हैं तो केरल में जो प्रजनन दर है वो 1.6 है। तो बिहार की बात करते हैं तो वो 2.9 है। तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक में जनसंख्या नीति का इतिहास क्या रहा, भारत में राज्यों की जनसंख्या की स्थिति कैसी है और कौन कौन से राज्य हैं जो नई नीति बना रहे हैं और भारत को अब अलग अलग नीति बनाने की जरूरत है या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस हिसाब से अभी पॉपुलेशन बढ़े जा रहे हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो 28 राज्य में जिस हिसाब से बढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 46 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है, जो कि दुनिया की 18% अराउंड 18% जनसंख्या भारत में ही रखती हैं। बात किया जाए तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो जनसंख्या था वो 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़। वहीं जो बढ़ के 2020 में हो गई थी 132 करोड़, अब ये बढ़ के हो गई है 146 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। साक्षरता दर की बात किया जाए, एवरेज निकाला जाए सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी की तो 74% आता है। लेकिन ये जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिखाई देता है, यानी भारत में एक हिसाब से समावेशी विकास जो होना चाहिए साक्षरता के नाम पे वो नहीं हो रहा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है वो बिहार में मिलती है, 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रह रहे हैं। लिंग अनुपात की बात किया जाए, सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो ये 940 निकल के आई है, यानी 1000 लड़कों में 940 लड़कियां। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इनका 1000 लड़के हैं तो 940 है, यानी जो 60 का अंतर है, 60 लड़कियों का अंतर है वो देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें असमानता देखने को मिलती है। बात करते हैं जो अभी द टाइम्स ऑफ इंडिया से न्यूज निकला है कि पॉपुलेशन पॉलिसी डिफरेंशिएटेड बाय स्टेट, यानी स्टेट की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वे अलग अलग हैं। तो इंडिया को क्या जरूरत है, इंडिया को जरूरत है कि अलग से नीति बनाए, राज्य आधारित नीति बनाए और इसको लागू करने के लिए राज्य केंद्र को इसमें कानून बनाना चाहिए। तो अलग अलग राज्यों ने तो नीति बनाना शुरू कर दिए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है पॉलिसी शुड फोकस ऑन वेलबींग। एक्सपर्ट का कहना है कि हमें वेलबींग पर फोकस करना चाहिए, न कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर। तो ये कहाँ तक सही है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि TFR है, टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो टारगेट किया गया था तो ये 2 होना चाहिए और हो भी गया। लेकिन देखा जाए दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में जैसे केरल हो गया, हाँ, तमिलनाडु हो गया, वहां पे अगर देखा जाए तो इसके जो TFR निकल के आती हैं वो 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से निकल के आती हैं। लेकिन वहीं बिहार में देखा जाए तो 2.8, 2.6 इस तरह से निकल के आती हैं। तो दोनों और देखा जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखा जाए तो दोनों यहाँ जो TFR है वो असमानता दिखाई देती है। इस तरह से ये जो रेशियो निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आने वाले समय में एल्डर पॉपुलेशन बढ़ती जा रहा है। 1961 से 2031 के बीच जो एल्डर जो पॉपुलेशन है, जो वृद्ध अवस्था है वो बढ़ती जा रही है। देखो किस हिसाब से क्रॉप बढ़ती जा रही है। वो अभी जो वृद्ध अवस्था है 40% हो गया है और युवा अवस्था लगभग 55 से 60% के आसपास है। तो अभी भी भारत में युवा जनसंख्या ज्यादा है। तो युवा जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उससे हमें जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो स्किल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार को इसमें अच्छे से काम करना होगा ताकि इसकी रिलेटेड कोर्स के द्वारा रोजगार मिला जाए युवा लोगों को। भारत की जनसंख्या नीति का इतिहास देखते हैं कि वास्तव में भारत की जो जनसंख्या नीति किस तरह से आई थी। तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने 1952 में औपचारिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण को एक सरकारी नीति में कन्वर्ट किया था। सरकारी नीति लाई गई थी, हिस्सा बनाया गया था। उसमें 1952 की जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था उसको शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था
मेन उद्देश्य अगर था तो जन्म दर को कम कम करना, और उसी तरह से मातृ और शिशु मृत्यु दर है वो जो बढ़ रहा था उसको घटाना था। फिर 1976 में क्या आया, एक आपातकाल आई। आपातकाल के बाद लोगों को नसबंदी के लिए प्रोत्साहन किया गया और नसबंदी अभियान भी चली गई। लेकिन इसमें जनता क्या हो गई, सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो। इसके बाद सरकार कुछ सालों तक पीछे हट गई और फिर बाद में 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लाया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि सभी को प्रजनन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, शिशु मृत्यु दर है उसको घटाकर 30 करना, यानी 1000 में से 30 शिशु की मृत्यु हो रही है वो तो सही है, बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2045 का जो जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्थिरीकरण 2025 में हमें देखने को मिल रहा है। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अपना जो TFR है वो क्या हो गया है, TFR हो गया है 2.1 हो गया है, इसलिए ये स्थिरीकरण देखने को मिल रहा है। लेकिन राज्य की अलग अलग असमानता के कारण ये सही नहीं। अब देखते हैं वैश्विक परिदृश्य की किस हिसाब से दुनिया के देशों ने इस पर अमल पालन किया और किस हिसाब से अपने को उस लायक बनाया था, लेकिन उसमें भी वो टिक नहीं पाया। जैसे कि चीन ने 1979 में एक वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था, लेकिन इससे उनकी जनसंख्या तो नियंत्रित हुई, बट वहां अभी भी बुजुर्गों की जो संख्या है वे तेजी से बढ़ रही है और युवाओं की संख्या वो तेजी से घट रही है। ये वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण ये सब हुआ। यानी और दक्षिण कोरिया के बारे में बात किया जाए तो वहां की जो जनसंख्या है वो घट रही है। वहां की जो सरकारें हैं वहां के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। यूरोप और अन्य देशों के बारे में बात किया जाए, यूरोपीय देशों में बात किया जाए जैसे कि इटली, जर्मनी में, वहां भी ऐसी स्थिति है। जैसे विविध देशों में इसलिए एक संतुलित और स्थानीय जरूरतों पर आधारित नीति जरूरी हो जाती है कि हमें एक ऐसी नीति बनाना है ताकि वो सब स्टेट के लिए अच्छा हो, या स्टेट के द्वारा नीति अच्छे बनाया जाए ताकि हमारा जो TFR रेट है वो 2 पॉइंट के आसपास रहे। सभी देशों, सभी राज्यों में ये होना चाहिए। अब बात करते हैं राज्यों के बीच प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राज्यों के बीच अलग अलग TFR देखने को मिली है। इसी के कारण आज के टॉपिक हमें देखने को मिला है कि राज्य आधारित जनसंख्या नीति बननी चाहिए। बात करते हैं TFR होता क्या है। TFR का मतलब होता है कि एक महिला है अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करते हैं, ये दर्शाती है TFR। तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल, ये राज्यों में क्या है TFR है वो 1.6 है या फिर उससे कम है। बट वही बात किया जाए, यानी एक महिला है पूरे जीवन काल में कितना 1.6 बच्चे पैदा करती हैं। वहीं अगर बात किया जाए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बात किया जाए तो वहां की जो TFR है वे 2.4 और 2.9 है, इससे ज्यादा हो रहा है। यानी यहाँ की जो महिलाएं हैं वे पूरे अपने जीवन काल में 2.4 और 2.9 बच्चे पैदा करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे असमानता देखने को मिलती है। केरल में TFR रेट है वो 1.6 है, यानी यहाँ पे जनसंख्या स्थिर है या फिर ये घट रही है। और वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि यहाँ जनसंख्या बढ़ने का संकेत मिलती है। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं हो जाता कि राज्य को अपने जनसंख्या पर एक नीति बनाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है किस हिसाब से यहाँ की TFR है वो बढ़ा है या घटा है। बात करते हैं तमिलनाडु, केरला में इस तरह से यहाँ पे TFR बहुत कम देखने को मिला है। वहीं यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग 2.8, 2.9 के आसपास ये जाते हुए दिख रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह से बहुत ज्यादा यहाँ पे TFR है। तो इसे कम करना बहुत जरूरी है। इसे कम करने के लिए राज्य के द्वारा पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बात करते हैं जैसे कि अलग अलग राज्य में, जैसे केरल में, जैसे यहाँ पे महिला साक्षरता है वो अच्छा है। यहाँ पे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी अच्छा है। उसी तरह से यूपी की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए साक्षरता दर इसके मुकाबले बहुत कम है और HDI भी इसके मुकाबले कम है। यानी यहाँ के लोग कम साक्षरता है तो उसके कारण जनसंख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि ये नियंत्रण करने में, यानी ये जागरूक रहेगा तो नियंत्रण कर पाएगा, अगर नहीं है तो फिर ये नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी साक्षरता रेट भी बढ़ानी है और HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको भी बढ़ानी है। यानी इसके जो जीवन स्तर है उस पर भी सुधार करनी है ताकि ये भी अपना TFR को एक स्थिर कर सके।
भारत में 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी, बट वो नीति क्यों नहीं चल पाई? उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, कि यहाँ पे राज्य भी है और यहाँ पे केंद्र भी है। यानी यहाँ पे बात किया जाए, राज्य भी अपना नीति कानून बना सकता है, केंद्र भी अपना नीति कानून बना सकता है। दूसरी ओर बात किया जाए, जनसंख्या, सांस्कृतिक, शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति, ये हर एक राज्य की अलग अलग है। बात किया जाए केरल और तमिलनाडु में, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा है, महिलाओं की जागरूकता अधिक है। इससे क्या होगा? इससे वही है कि ये अपने आप को विकसित कर चुकी है। उसी तरह से बात किया जाए बिहार, उत्तर प्रदेश, आज भी वहाँ पे बाल विवाह, कम महिला साक्षरता दर और गरीबी की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है कि हमें क्या जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए या फिर जनसंख्या प्रबंधन? क्योंकि कई राज्यों में ऐसा है कि वहाँ की जो प्रजनन दर है वो घट रही है, कई राज्यों की ऐसे हैं कि वहाँ की प्रजनन दर बढ़ रही है। ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए हमें एक देश की एक जनसंख्या नीति के बजाय राज्य आधारित जनसंख्या नीति अपनानी होगी। इसमें क्या होगा? हर राज्य की स्थानीय जरूरतों के डाटा होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगा, उस पर ध्यान देके हमें वो डाटा तैयार करना होगा। बात करते हैं संवैधानिक मान्यताएं, और जो भारत का संविधान है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर रखता है। ये बात किया जाए तो राज्य भी हैं और केंद्र भी हैं, तो वो उनके अलग अलग सूची हैं। जैसे केंद्रीय सूची जिसमें केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची ऐसे विषय जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची एक ऐसा सूची होती है, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ये एक प्रकार की समवर्ती सूची का विषय है, यानी इसमें दोनों कानून बना सकता है। बट ये है कि नीतियां तो राज्य बना रही है, लेकिन उसको कानून बनाने के लिए केंद्र को लागू करना पड़ेगा, तब ये जाके कानून बनेगा। यानी बात किया जाए विधानसभा से पास करना होगा और केंद्र को उसमें मंजूरी देनी पड़ेगी। राज्य है जो नीति बना रखी है, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो यहाँ पे 2 बच्चे नीति का प्रस्ताव रखा गया था 2021 में, और उसमें एक ड्राफ्ट पॉल्यूशन बिल भी जारी किया गया था, जिनके अनुसार यहाँ पे बताया गया था कि 2 से अगर अधिक बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी, प्रमोशन और सब्सिडी में छूट नहीं दिया जाएगा, और एक बच्चे वाले को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे टैक्स में छूट और मुफ्त शिक्षा। इस तरह से नीति बनाई गई थी, लेकिन ये नीति भी अभी तक ठीक से लागू नहीं हो पाई। बात करते हैं केरला में वृद्ध नीति बनाई गई थी, एल्डर पॉपुलेशन का मॉडल अपनाई गई थी। इसमें तो जनसंख्या तो नियंत्रण हो गया, बट चुनौती ये आने लगी कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का दबाव होने लगा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और देखभाल सुविधाओं की जरूरत होने लगी, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जाते ही उनकी पेंशन की, उसके कल्याण के बारे में सोचना सरकार के लिए एक दुविधा उत्पन्न हो गई। उसी तरह से असम में बात किया जाए तो असम में भी ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल लाया गया था। जिस करते हैं इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां क्या आ सकती हैं। यहाँ पे पहला बात किया गया है लैंगिक अनुपात, यानी सेक्स रेशियो। भारत में लड़कियों की जो संख्या है प्रति 1000 लड़कों पर अभी भी कम है। अभी बताया था कि ये लगभग कितना है, 940 के आसपास है। तो लैंगिक समानता उत्पन्न होती है। या 2 बच्चे की नीति लागू कर दिया जाए तो फिर वहाँ केवल वो जो परिवार है वो केवल बेटा ही चाहेगा। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में लड़कियों की हत्या होगी, भ्रूण हत्या शुरू हो जाएगी, और लैंगिक असमानता और सामाजिक असंतुलन बढ़ जाएगा। दूसरा है आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। कुछ राज्यों में युवा जनसंख्या का अनुपात बहुत ज्यादा है, तो कुछ राज्यों में वृद्धों का अनुपात ज्यादा है। युवा का ज्यादा कहाँ है? यूपी में है, और वृद्धा का कहाँ है? केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। तो इससे देश में डेमोग्राफिक डिवाइड पैदा हो रहा है। जहां एक राज्य श्रम दे रहा है, वहीं दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं? सेवा ले रहा है। तो इस तरह से असमानता उत्पन्न हो गई है। अगर नीति एक जैसी होगी तो यह संतुलन और बिगड़ जाएगा। इसलिए जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सभी राज्यों पर लागू करना उचित नहीं होगा। वही बात किया जाए प्रवासन, माइग्रेशन की, तो काम की तलाश में क्या करते हैं लोग? एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। यदि कोई राज्य कड़ी जनसंख्या नीति अपनाता है तो वह दूसरे राज्यों से आने वाले जो प्रवासी होते हैं उस पर दोष मार सकता है। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव दोनों तरह से पैदा हो सकते हैं। अब भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? भविष्य की रणनीति ये है कि अगर हम इस तरह से अपनाते हैं तो हर राज्य को अपना TFR लक्ष्य खुद तय करना होगा कि वो अपने ये
TFR का मतलब होता है कि एक महिला पूरे जीवन साल में कितने बच्चे पैदा करता है, वो हर राज्य को अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए सर्वे के लिए, जैसे मोबाइल ऐप हो गया, हेल्थ काउंसिल हो गया, ये सर्वे के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर निवेश किया जाए। महिला सशक्तिकरण मतलब इसको अच्छे से प्रोत्साहित किया जाए पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ताकि ये अपना जीवन स्तर को सुधार सके। और जहां 2.8 और 2.9 जैसे TFR हो रहा है उसको कम किया जा सके। बुजुर्गों के लिए योजनाएं बनाएं। अब जैसे केरल में तो बना रहे हैं योजनाएं, जैसे पेंशन योजना हो गया, हाँ, उसके कल्याण योजना हो गया, तो ये योजनाएं अभी भी केरल में लागू हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण व्यवस्था किया जाए। एक आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है कि राज्य के स्तर पर नीति बनाने से ज्यादा जरूरी है कि वहाँ के स्थानीय जो पंचायत है, अर्बन बॉडीज है, उस पर बनाया जाए। गांव के लोगों को, जैसे कि आशा कार्यकर्ता होता है, एनएमस होता है, पंचायतों का बजट, उस पर सुधार किया जाए, उसको अधिकार दिया जाए, ताकि वो एक टारगेट निश्चित करके इस तरह से अपना नीति लागू कर सके। इसके अलावा बात किया जाए तो धार्मिक और सामाजिक के नेताओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते हैं और वहां पे जाके जन जागरूकता फैलाना होगा। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना होगा और शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को जनसंख्या नीति से जोड़ना होगा। तब कहीं जाके हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो एक TFR की जो राज्य आधारित जो जनसंख्या है वो सुधर पाएगी। यहाँ पे बात किया गया है कि जनसंख्या के फायदे क्या क्या हो सकता है। जनसंख्या है तो जनसांख्यिकीय लाभांश हमें मिल सकता है। ये मानव संसाधन में बढ़ोतरी हो सकती है, कुशल श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, संसाधनों का निर्यात होगा, ज्यादा जनसंख्या मतलब बड़ा बाजार होगा। इससे क्या होगा, इससे विदेशी कंपनियां भारत में आएगी, इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट मिलेगी, शक्तिशाली सेना मिलेगी। ज्यादा जनसंख्या होने से हमारी जो सेना है वो भी अधिक मात्रा में होगा। ये जनसंख्या के फायदे हैं। अगर नुकसान देखा जाए तो इसका नुकसान है, जैसे कि ज्यादा जनसंख्या हो गया, जनसंख्या विस्फोटक हो गया, तो उसमें बेरोजगारी का, खाद्य समस्या का, कुपोषण का, प्रति व्यक्ति निम्न आय, इस तरह से भारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी का है। अगर ज्यादा जनसंख्या, रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर कदम उठाना चाहिए, जिससे परिवार नियोजन कार्यक्रम हो गया, गर्भ निरोधक दवाइयों तक बेहतर पहुंच हो। इस तरह से अगर नए नए कदम उठाए तो फिर हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो एक निश्चित TFR रखेगा और उस TFR के अनुसार हमारा जो युवा भी है और वृद्ध अवस्था के लोग भी हैं उसको भी सही मात्रा में सही कल्याण मिल पाएगा और एक अच्छे से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगी। निष्कर्ष के बारे में बात किया जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जनसंख्या नियंत्रण का काम सिर्फ कानून बनाकर नहीं किया जाता। कानून तो बनाया गया था, 2000 में एक पॉलिसी लाई गई थी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, लेकिन वो अभी तक सही पारित नहीं हो पाया। इसके लिए जागरूकता जरूरी है, सुविधाएं देना, स्थानीय जरूरतों की समझ होनी चाहिए, तभी भारत आने वाले समय में संपत्ति यानी एसेट बना पाएगा, बोझ से दूर हो पाएगा। अब बात करते हैं भारत को आगे क्या करना चाहिए। भारत को अगर 2047 का लक्ष्य है कि विकसित राष्ट्र बनना है, तो ऐसे में जनसंख्या नीति को समय, तकनीक और समाज के अनुसार इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या नीति बनाना चाहिए, रोजगार नीति बनाना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाना चाहिए, उसी तरह से डेटा, AI, मोबाइल के माध्यम से लोगों का सर्वे करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लोगों की डाटा सरकार के पास रहेगी और निजी संस्था के पास रहेगी और जो स्थानीय निकाय है, पंचायत, उनके पास रहेगी। तो फिर इससे क्या होगा, इससे जो डाटा है वे एग्जैक्ट मिल पाएगी और उस पर नीति और कानून बना के, लॉ बना के उसे हल किया जा सकता है। इस तरह से भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। इस विविधता के अनुसार नीति बनाना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का सम्मान भी है और विकास का रास्ता भी है। तभी भारत 2047 तक न केवल सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनेगा, बल्कि सशक्त और समृद्ध राष्ट्र वाला देश बन पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।